जी बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 कल कर रहे थे। थोड़ा सा स्टार्ट उसे किया था, एक नज़र काइंडली रिवाइज कर लें। कल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? कल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है किसी का? प्लीज़, सब ओके है? सारा कुछ समझ आ गया था? कल आपसे रिक्वेस्ट की थी थोड़ा सा अ, एक पेज खुद से बनाएं, जो हमने कल एंट्रीज डिस्कस की थी उसके हवाले से एक समरी जो लिखी थी, वो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पेज ज़रा खुद से बनाएं। तो डिस्पोजल वगैरह की एंट्रीज रिवाइज होगी सारी? एनी कन्फ्यूजन प्लीज़? प्लीज़, एनीबडी हैज़ अ क्वेश्चन? अच्छा, इससे पहले बेटा कि क्लास हम स्टार्ट करें, बस एक आध मिनट में क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अ, सबसे पहले ये जो अब फिज़िकल क्लासेस की कुछ लिमिटेशन हुई है वीक में, जो अब हमें फ्राइडे और सैटरडे को शायद फिज़िकल क्लासेस अलाउड नहीं है। तो वैसे तो अल्लाह करे कि एज अर्ली एज़ पॉसिबल कि हमें ये जो हजरात फिज़िकल सिर्फ क्लास लेते हैं, हम फिज़िकली क्लास दोबारा कंडक्ट कर सकें एज अर्ली एज़ पॉसिबल। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं भी पॉसिबल, यानी कि ये नहीं भी अलाउ हो, तो आपको अकॉर्डिंगली अब इन सर्कमस्टांसिस में आपको एडजस्ट करना चाहिए। इसका बड़ा शदीद ख़दशा रहेगा कि 4 दिन आपने फ़िज़िकल क्लास ली और उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लास या तो ली नहीं, या रिकॉर्डिंग भी पेंडिंग हो गई। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से होगा तो ये सिलेबस सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग जिस तरह से फ़िज़िकली क्लास लेते हैं उसी तरह से आइडियली तो मेरी सजेशन ये है कि ऑनलाइन क्लास ली जाए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से ऑनलाइन नहीं भी ले रहे तो अपनी रोज़ की क्लास रिकॉर्डिंग फॉर्म में रोज़ कंप्लीट की जाए, ठीक है? अदरवाइज़ ये सारा सिलेबस वैसे डिस्टर्ब हो जाएगा, ऊपर से वैसे ही अब ये जो इस सेशन में हमारे पास टाइम है वो वैसे ही कुछ लिमिटेड है, बिकॉज आई कैप ने जो अपना पेपर्स का टाइम है वो 2 हफ्ते पहले कर दिए। तो अगर हम अपने आप को मोटिवेट ना रख सके सही तरह, तो टाइम भी लिमिटेड है। टाइम ज़ाया होते फिर वक्त का गुजरते पता भी नहीं चलता है, और चीज़ें अगर एक्यूमुलेट हो जाएं तो सारे टॉपिक्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है? तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अपने आप को फुली मोटिवेटेड रखेंगे थ्रू आउट द सेशन। हिम्मत करनी है, इंसान को ज़िंदगी में चैलेंजेस के साथ ही एडजस्ट करना चाहिए अपने आप को। तो कोई इतना मसला नहीं, बस थोड़ा सा जब चीज़ें अपनी तबीयत से, रूटीन से डिफरेंट होना शुरू हो जाए तो इंसान समटाइम्स अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसी टाइम में वो टाइम सारा वेस्ट हो जाता है। तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपने आप को ज़हनी तौर पे एडजस्ट कर लेना चाहिए, ताकि कोई टाइम हमारा वेस्ट ना हो, ठीक है? प्लीज़, मेरी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी आपके साथ पूरा सेशन, क्योंकि अगर पूरा सेशन सही तरह से पढ़ा हो तभी बेटा फिर पेपर सही अटैम्प्ट किया जा सकता है। हमें तो शायद कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज टाइम पहले लिमिटेड है। इसलिए ये बिल्कुल हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि बस 4 डेज़ क्लास हो जाए और उसी में हमारा काम चल जाए। चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो थ्रू आउट द सेशन एक फुल एफर्ट रिक्वायर्ड होगी हमें, और ये डेफिनेटली सिर्फ वन साइडेड नहीं हो सकती कि मैं मेरी तरफ से ही होती रहे। इसमें मिलजुल की एफर्ट करनी पड़ेगी। आप भी अगर इन्वॉल्व रहेंगे तभी फिर क्लास का फ़ायदा होगा। ये ना हो कि जब हम दोबारा मंडे को मिलें तो आपके पिछले लेक्चर्स ही कंप्लीट ना हो। ऑलरेडी जो हो चुका है वो डेफिनेटली फिर दोबारा रिपीट करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया प्लीज़? क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है आप उसको फुलफ़िल करेंगे? चलें जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इसको जहन में भी रखना है, क्या तो दिया आप लोगों ने, अब इसको जहन में भी रखना है। चलें आए, अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा था। रजिस्टर खोल लें, और बुक्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अब अवेलेबल हो गई हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह मैसेज भी अभी करवा देंगे। जो लोग फिज़िकली ले सकते होंगे वो फिज़िकली ले लें, लेकिन मेरा ख्याल है जुम्मे के बाद शायद आज। और जिन हजरात ने जो आउट स्टेशन है, आउट ऑफ द सिटी है, लाहौर के अलावा कहीं रहते हैं, वो फिर आप डेफिनेटली जो कोरियर्स वगैरह भी आपने करना है तो उसके हवाले से भी आपको भी ग्रुप्स वगैरह में गाइड किया जाएगा। तो मीन वाइल ज़रा 1-2 दिन बस, इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि मंडे तक आपके पास बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, तो डेफिनेटली फिर उसको भी यूज़ करेंगे। तो इस वक्त तक क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ ही
कहाँ तक हो गया था, क्या कर रहे थे, एक ज़रा जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए। हमने 2015 के 3 लेजर्स बनाने थे, पिछले 3 सालों का हमें डाटा गिवन था, हमने ओपनिंग बैलेंसेस कुछ ढूंढ लिए थे। मशीनरी का हमें ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में से मिल गया था, पिछले साल का क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस हमने बेटा खुद कैलकुलेट कर लिया था, और डिस्पोजल अकाउंट के हवाले से हमने सोच लिया था कि डिस्पोजल अकाउंट जो है ये गेन लॉस कैलकुलेट करने के लिए होता है, विच मीन्स ये फॉर द ईयर का लेजर है, इसमें गेन या लॉस फॉर द ईयर आएगा, देयरफॉर इस लेजर में कोई ब्रॉड डाउन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आगे चलूँ प्लीज़। अब थोड़ी सी आपकी ज़रा इन्वॉल्वमेंट है, ज़रा पार्टिसिपेशन ज़्यादा इसलिए रिक्वायर्ड होगी कि मेरे सामने फिज़िकल स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा ये कंफर्ट भी अगर मिल जाए कि आप मेरे साथ साथ हैं तो ज़रा मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, प्लीज़ चले आए ज़रा क्वेश्चन ज़रा अब 2015 के एंगल से शुरू करें, फुली इन्वॉल्व रहिएगा काइंडली। जी बेटा, हमने 2015 के एंगल से ब्रॉड डाउन उठा लिए हैं, अब हमने 2015 की ट्रांजैक्शंस ढूंढनी है। क्वेश्चन छोटा सा ही है ये, एक फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें एक ट्रांजैक्शन दी हुई थी 1 अक्टूबर वाले दिन। इस दिन 2 काम हुए, मशीनरी 2 डैमेज हुई और उसकी जगह फिर एक नई मशीनरी 25,000 की परचेज हुई, और जो डैमेज मशीन हुई उसके अगेंस्ट पे नेक्स्ट लाइन में बताया हुआ था कि 12,400 हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गया है। क्या मैं कह सकता हूँ कि हमें इस मशीन नंबर 2 की अब डिस्पोजल रिकॉर्ड करनी है 1 अक्टूबर पे, और 25,000 की नई मशीन को रिकॉर्ड करना है, मतलब 2 काम करने हैं। मशीन नंबर 2 की डिस्पोजल होनी है, डिस्पोजल की एंट्रीज होनी है, और मशीनरी जो नई है ये है उसकी हमने परचेज रिकॉर्ड करनी है। ओके है बात? प्लीज़ ओके है? तो आए चलें शुरू करें। पहले ज़रा परचेज की बात करें, ज़रा इजी है, फिर मैं डिस्पोजल की तरफ जाता हूँ। सेम डेट पे है, एक डैमेज हुई, एक मशीन नहीं खरीद ली। तो 1 अक्टूबर लेजर में आ जाए, लेजर हमने बनाने थे, 1 अक्टूबर 2015 है। नई मशीन कॉस्ट 25,000 दी हुई है, एंट्री जहन में लाएं, कैश डेबिट, मशीनरी क्रेडिट 25,000। बाकी डेफिनेटली ये मशीन है, नई मशीन 1 अक्टूबर पे आई है, टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन का भी डिसीजन लेना है, लेकिन डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे एक ही दफ़ा डिसीजन ले लेंगे। ठीक है जी, प्लीज़ मशीन डेबिट कैश क्रेडिट ओके है? जी आगे बढ़े सर। अब आ जाए मशीन नंबर 2 पे सारा फोकस करें। मशीन नंबर 2 जो डैमेज बेटा हुई है, इसे परचेज किया था 1 जुलाई 2013 पे, ऊपर 20,000 का, और 1 अक्टूबर 2015 पे ये डैमेज है, विच मीन्स 1 जुलाई 13 से लेके 1 अक्टूबर 15 तक पहले इस मशीन को यूज़ भी किया है। उसके बाद फिर ये डैमेज है, और 12,400 हमारी अमाउंट रिसीव हुई है। अब 10,400 अमाउंट रिसीव हुई है, डिस्पोजल होनी है। कल वाला ज़रा काइंडली ज़रा पेज अपने सामने रखें जिसमें समरी ऑफ एंट्रीज हम लिख रहे थे। उस पेज को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। लेफ्ट साइड पे मेरा ख्याल है कि लिखा था इफ़ नो सेपरेट लेजर, और राइट साइड पे लिखा था इफ़ सेपरेट लेजर। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो सवाल है ये राइट साइड ऑफ द पेज वाला सवाल है, मीन्स सेपरेट लेजर यहाँ बना हुआ है, तो बात मेरी समझ आ जाएगी प्लीज़? तो क्वेश्चन देख के पहले तो ये हमने डिसीजन लेना है, इट मीन्स हमने राइट साइड वाली एंट्रीज देखनी है। सेकेंडली फिर वो जो हम नीचे लिख रहे थे, तो 2 पॉइंट्स में हमने लिखा था कि लेजर्स आर रिक्वायर्ड एंड लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो पहले मेरा ख्याल है हमने लिखा था लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, और बाद में लिखा था हमने लेजर्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इस वक्त उस समरी के एंगल से राइट साइड ऑफ द पेज है, मीन सेपरेट लेजर बन रहा है, और सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, और नीचे अगर आप आए पॉइंट नंबर 2, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें लेजर्स आर रिक्वायर्ड है, सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बन रहा है, और क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड हैं, विच मीन्स डिस्पोजल की अब हमें 3 एंट्रीज जहन में लानी है डिस्पोजल अकाउंट वाली, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। तो मेरी ये बात अब सबको समझ आ गई है कि हम अपनी समरी वाले पेज को कैसे यूज़ किया करेंगे। हम क्वेश्चन देखा करेंगे और अकॉर्डिंगली अप्लाई किया करेंगे। तो आ जाए ज़रा एक एक करके मुझे अब ज़रा एंट्रीज़ करवा दें, और एंट्रीज़ की पोस्टिंग भी फिर मैं करता हूँ।
पैसे आए हैं 12,400, तो कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट है। आ जाएं अपनी वर्किंग्स में। कैश का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, डिस्पोजल अकाउंट की तरफ आ जाएं। एंट्री बोल के काइंडली पोस्टिंग करें वरना पोस्टिंग एरर हो जाता है। कैश डेबिट हो जाएगा अपने लेजर में, जो इस वक्त हम नहीं बना रहे, रिक्वायर्ड नहीं है। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया। साथ साथ फुल इन्वॉल्व रहेगा, रिस्पॉन्स थोड़ा थोड़ा सा देते जाएं, मुझे आइडिया होता जाए कि कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं कह रहा जो आपको क्लियर नहीं हो रही। क्लियर हो प्लीज़ पहली एंट्री। जी बेटा दूसरी एंट्री की तरफ आ जाएं। थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह, बेहतरीन है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लेकिन सब लोग बहरहाल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन आई होप के जो कर रहे हैं वो उनके लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो नहीं कर रहे। लेकिन ऐसे होता नहीं है, हर बंदे ने अपना अपना पढ़ना है यार। और जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे उतना ही फिर ध्यान इधर उधर होने से भी बचेगा, वरना डेफिनेटली ऑनलाइन क्लास है, अपने आप को शायद उस तरह से मोटिवेट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। जी सेकेंडली आ जाए जी, मशीन नंबर 2। अब सेकेंड एंट्री हमने करनी है डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट कॉस्ट पे। तो मशीनरी नंबर 2 की कॉस्ट है 20,000। ठीक है, तो एंट्री लिखें, बोल के लिखिएगा, पोस्टिंग गलत ना हो। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है, मशीन क्रेडिट है, तो डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे मशीन के रेफरेंस से 20,000 आ गया। और सेकंड इफेक्ट मशीनरी का लेजर भी बनाना है। मशीनरी के लेजर में कम से कम डेट्स ज़रूर लिख लें, बाकी चैनल सारे लेजर्स में, डिस्पोजल अकाउंट में ज़रूरी नहीं है। डेप्रिसिएशन की तरह आसानी हो जाएगी, जहाँ जहाँ मुमकिन है डेट लिख लेते हैं। रेफरेंस यहाँ डिस्पोजल आ जाएगा, डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, और एट कॉस्ट की एंट्री बन रही है बिकॉज सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक हो गया। देन उसके बाद थर्ड एंट्री अब रह गई। थर्ड एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब इस एंट्री के साथ कल मैंने आपको थोड़ा सा लिखवाया भी था, ये एंट्री तो ठीक है लेकिन ये किस अमाउंट से एंट्री होती है? ये अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से एंट्री होती है जो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल हो। तो विच मीन्स कि अब हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट इसकी करनी है एंट्री के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 2013 से लेके ये जो 1 अक्टूबर तक मशीन यूज़ हुई है, तो इस टाइम पीरियड की हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। रेफरेंसेस हम लिख लेते हैं, एंट्री हमें पता है, लेकिन अमाउंट हमें कैलकुलेट करने के लिए ज़रा वर्किंग की तरफ जाना पड़ेगा। एंट्री के रेफरेंसेस लिख लें ज़रा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और डेफिनेटली भी 1 अक्टूबर पे एंट्री हो रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, किस अमाउंट से एंट्री होनी है उसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। 1 जुलाई 13 से लेके 1 जुलाई 13 से लेके 1 अक्टूबर 15 तक की अभी मैं वर्किंग सामने कर रखता हूँ। जी मेरे इन रेफरेंसेस में कोई इशू प्लीज़? जी फुरकान साहब, ये तो आपके रजिस्टर में जो कल एंट्रीज लिखी थी वहीं से मैं लिख रहा हूँ। आपके रजिस्टर में जो थर्ड एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ये मैं वहीं से एंट्री के जो हेड्स हैं वही लिख रहा हूँ। ठीक है मिस्टर फहद तशाइब जी, कोई कन्फ्यूजन प्लीज़? तो देखा करें ना, मैंने आपसे कहा था पिछला पेज देखें जरा। चलें अब वर्किंग में, अब ये कैलकुलेट करनी पड़नी है हमें। जी बी सर एसेट की कॉस्ट है सर, वो क्वेश्चन में गिवन है। मशीनरी नंबर 2 की कॉस्ट है। ठीक है अब्दुल गफ्फार सर, अब्दुल गफ्फार सर, ठीक है प्लीज़। जी वर्किंग नंबर 2। बेटा साथ साथ रहना यार, इस तरह तो ना कर ली करें, मैं सारी फिगर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ साथ साथ प्लीज़। जी वर्किंग नंबर 2 हेडिंग बनाएं। वर्किंग नंबर 2 में हम करना क्या लगे हैं? हेडिंग एक लिखें और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल एज ऑन 1 अक्टूबर 2015।
जी रेडी हैं सारे? जी एक एक फिगर ध्यान से सुने ज़रा। अब एक सेकंड, ये वर्किंग वन में है जो टेबल बनाया था हमने वर्किंग वन में, ये बेटा जो 5600 है, मशीनरी नंबर 2 की सारी बहस है इस वक्त, ये जो 5600 है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है पीरियड के स्टार्ट तक, 1 जनवरी 2015। तो डेफिनेटली ये वर्किंग पूरी दोबारा भी हो सकती है, लेकिन जहाँ जहाँ मुमकिन हो सके वहाँ टाइम बचा लेना चाहिए। तो 5600 में अगर मैं फर्दर इस साल के 10 महीनों की डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे चार्ज कर दूं, तो क्या हमारे पास टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल आ सकती है? आ सकती है प्लीज? तो वर्किंग नंबर 1 में जाएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू ढूंढ लें, अप टू 1 जनवरी 2015, ये है फिगर 5600 एक्यूमुलेटेड ऑलरेडी। इसमें प्लस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्लस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन अप टू 1 अक्टूबर 2015, मतलब पीरियड के स्टार्ट तक 5600 एक्यूमुलेट हुआ है। तो डेप्रिसिएशन, या इसे अप टू लिखने की बजाय थोड़ा सा एक्सप्लेन फर्दर कर लें, फ्रॉम 1 जनवरी 2015 तो 1 अक्टूबर, इस साल के जो 10 महीने, ये सॉरी 9 मंथ्स, 1 अक्टूबर लिखा हुआ, सितंबर तक जो मशीन ये फर्दर यूज़ हुई होगी उसकी डेप्रिसिएशन। वर्किंग कैसे करूं, ध्यान से सुनिएगा ज़रा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, तो फर्स्ट ईयर में तो रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हुआ था, फिर सेकंड ईयर से ऑनवर्ड डब्ल्यूडीवी से। तो अब इस साल की 9 मंथ्स की वर्किंग कैसे करूं, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 20,000 कॉस्ट थी, माइनस पहले होगा 5600 टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी पिछले सालों में चार्ज हो गई थी, और मल्टीप्लाइड बाय 20% है, और मल्टीप्लाइड बाय, सब लोग गिन के ज़रा बनाए बताएं कितने मंथ्स बनते हैं इस साल 1 अक्टूबर तक, 1 जनवरी से। 1 अक्टूबर मीन्स अक्टूबर का तो स्टार्ट है, प्लीज़ काउंट कर दें, ज़रा काउंट कर दें, रिस्पॉन्ड किया करें, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं पूछूंगा जान के, ज़रा इन्वॉल्व रहे, मुझे भी पता चले कि क्या बहस हो रही है। 9 मंथ्स गिन लेंगे सारे? नहीं बेटा प्लीज़, गिन के 8 नहीं बनते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर काउंट होगा, लेकिन अक्टूबर का स्टार्ट है इसलिए अक्टूबर अभी काउंट नहीं होगा। ठीक है प्लीज़, ठीक है शहबाज साहब, प्लीज़ बेटा काउंट करके यार। जी 9/12 पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकाली, इस साल की 9/12 बन जाएगा, ये 9/12 बन जाएगी, फिगर है ये, आप लोग सॉल्व कर लें, मैं ज़रा खुद से ज़रा कहीं से ढूंढ के लिख लेता हूँ, 2160। ठीक है, पूरी फिगर शायद आप लोगों के लिए डेफिनेटली टफ होगा, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछूं कि आपको कम से कम टाइप करके मुझे आंसर देना पड़े। जी अब अगर बेटा मैं इन दोनों फिगर्स को ऐड कर लूँ, 5600 जो हमारे साल के शुरू तक की डेप्रिसिएशन थी, और 2160 जो इस साल की डेप्रिसिएशन, इस साल के 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है, तो ये टोटल आपका आंसर बन रहा है 7760। तो व्हाट इज दिस 7760? इट इज द टोटल accumulated depreciation as on accumulated depreciation as on 1st of October 2015। ठीक हो गया? अब आ जाए ज़रा, ये जो वर्किंग हो गई है इसकी बेस पे जो हम एंट्री बनाना चाह रहे थे उस एंट्री की अमाउंट ज़रा सामने लिख लें। 7760 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल है, तो 7760 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब ये ठीक है जी, पोस्टिंग वर्किंग तो नहीं नोट करा कोई? अगर कोई वर्किंग लिख रहा है तो बता दीजिएगा, अगर लिख लिया तो ओके है, अगर कोई लिख रहा है तो बस वो बता दें, कोई साहब लिख रहे हैं तो बता दीजिएगा, अगर लिख लिया तो ठीक है। ठीक,
चलें जी लेजर्स की तरफ आएँ। थैंक यू, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। अब लेजर जो हमें एडिशन परचेज की, नई मशीनरी परचेज, उसे मैंने एडिशन बोला, और डिस्पोजल वो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है, वो हमने लिख ली है। अब आप ज़रा अगर डिस्पोजल अकाउंट देखें तो इसमें बेटा क्योंकि सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, तो डिस्पोजल अकाउंट में शायद वो तीनों चीज़ें पूरी हो गई हैं, कॉस्ट भी आ गई है, कैश भी है, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी है। तो इसे अब बैलेंस ही करना है, तो इंशाल्लाह भी बैलेंस कर लेते हैं। उससे पहले लेकिन बाकी लेजर ज़रा देख लें कि क्या उनमें कुछ फिगर्स रह गई हैं या वो भी बैलेंसिंग पोजीशन में आ गए हैं। पहले ज़रा मशीनरी के लेजर देखें। मशीनरी का लेजर बेटा कॉस्ट पे है, तो इसमें हमने ओपनिंग मशीन्स लिख ली हैं, एडिशन लिख ली है, डिस्पोजल लिख ली है। डेप्रीसिएशन यहाँ इसलिए नहीं आनी क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का लेजर अलग है। ठीक है, तो बस यहाँ भी अब क्लोजिंग बैलेंस ही रह गया है, तो क्लोजिंग बैलेंस इंशाल्लाह भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में शायद अभी एक फिगर मिसिंग है। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के लेजर में आए जरा ब्रॉड डाउन लिख लिया था, डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड लिख ली थी, लेकिन जब ईयर एंड आएगा तो इस साल जो जो मशीन जितना अरसा यूज़ हुई है उसकी डेप्रीसिएशन शायद अभी हमें कैलकुलेट करनी है, विच मीन्स डेप्रीसिएशन डेबिट इस साल की और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ये अभी एंट्री हमारी रहती है। तो एक दफ़ा ये एंट्री भी हो जाए, फिर बाकी ये मशीनरी अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट एक ही दफ़ा सारे बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है जी, प्लीज़ सबको पता चल गया कि अभी हमारी डेप्रीसिएशन की वर्किंग रहती है। जी बेटा मूसा आपका क्वेश्चन अच्छा है। अगर एक से ज़्यादा डिस्पोजल हो तो मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का तो लेजर बेटा ठीक है कि वो तो एक ही बनना है। अगर एक से ज़्यादा डिस्पोजल हो ना एक ही साल में, वैसे इस वक्त ज़रूरत नहीं है, अभी अगले सवालों में बात आ जाएगी। अगर एक साल में एक से ज़्यादा डिस्पोजल्स हों तो शायद हम एक कंबाइंड डिस्पोजल अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल्स हैं तो फिर लेजर अलहदा बनाना चाहिए, क्योंकि गेन लॉस हर साल का अलहदा अलहदा कैलकुलेट होता है। तो अभी मेरा ख्याल है कि ज़रा थोड़ा सा प्री मेच्योर है, ज़रा 2-3 सवाल हो जाने दें तो आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा, ज़रा फिगर्स आ जाने दें। ठीक है मूसा, फिलहाल तो इशू नहीं ना प्लीज़। जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने आपसे पूछे बगैर डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रेफरेंस लिख दिया है। डेप्रिसिएशन का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में उसका सेकंड इफेक्ट आना है। आ जाएं वर्किंग नंबर 3 में और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड हेडलाइन लिखें, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। इस साल में अब जो एसेट जितना जितना अरसा यूज़ हुआ है उसकी अकॉर्डिंगली अब डेप्रिसिएशन की बहस हो रही है। फुली इन्वॉल्व प्लीज। जी कैलकुलेशन स्टार्ट करूं। फिलहाल ये क्वेश्चन अभी एक दो क्वेश्चन अभी मेरे साथ ही आपको करने पड़ेंगे, ज़रा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, इंशाल्लाह फिर एक दो क्वेश्चंस के बाद आप खुद भी इंडिविजुअली हैंडल कर लेंगे। सुनने पे, समझने पे, फिगर्स ढूंढने पे ज़रा फोकस ज़्यादा रखिएगा, ये फिगर्स आ कैसे रही हैं। जी बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि ड्यूरिंग द ईयर 3 मशीनें तो पुरानी थी, एक तो 1 2 3, और यकीनन उसमें से 2 जो है वो डिस्पोज भी हुई है, और एक मशीन नई है, तो इन चारों मशीनों की इस साल की डेप्रिसिएशन की वर्किंग होनी है। तो ये बात क्लियर है मेरी, और डेफिनेटली जो मशीन जितना जितना अरसा यूज़ हुई है, तो मतलब मेरी इस बात का ये बनेगा कि मशीन नंबर 1 पे जरा आए। थैंक यू। वर्किंग नंबर 1 में ज़रा जाएं टेबल में, वर्किंग नंबर 1। जी शहजाबाद साहब शायद अभी बात कर लेते हैं। जी मशीन नंबर 1 इस साल पिछले सालों में ख़रीदी थी, इस साल इसकी कोई डिस्पोजल नहीं है, तो मशीन नंबर 1 पे तो बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस साल की पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 50,000 इसकी कॉस्ट थी, पिछले साल तक वर्किंग 1 देख रहे हैं अब आप, 24,400 की हम डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके मैं इस साल के शुरू में WDV बना रहा हूँ, और मल्टीप्लाइड बाय 20% अगर करूँ तो इस साल की 5120 डेप्रिसिएशन बन जाएगी। ठीक है प्लीज़।
पहले मुझे बता दीजिएगा, लिख लीजिएगा बाद में आप। फिगर्स मिल गई। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, पिछले सालों से मशीन आ रही है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन करके मैंने WDV लगाई और पूरा साल एसेट यूज हुआ। मशीनरी नंबर 2 पे थोड़ा सा आपको ज़रा मेरे साथ दोबारा सही तरह सोचना पड़ेगा जी। क्या मशीनरी नंबर 2 की मैं डेप्रिसिएशन इस वक्त कैलकुलेट करूं, ये ज़रा आपसे सवाल है, या आपके ख्याल में ऑलरेडी कैलकुलेट हो गई है? यस नो में अगर आंसर दे दें, पूरा नहीं लिखना तो यस मीन्स वाई, नो मीन्स एन। जी प्लीज 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 प्लीज। जी थैंक यू, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। कुछ डिवाइडेड आंसर्स हैं जी, यस भी हैं नो भी हैं जी, लेकिन आप मेरी बात पूरी सुनिएगा जी, बस छोड़ दें जी, थैंक यू, बस ठीक है, जिनका आंसर आ गया। बाकी आई होप के सबने सोचा जरूर होगा। ये बेटा पहले हमने जो वर्किंग नंबर 2 की थी ना, मेरे वर्ड्स आप ध्यान से सुनने। वर्किंग नंबर 2 में हमने किया क्या था, हमने वहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए मशीनरी नंबर 2 की इस साल की डेप्रिसिएशन का प्लस करके टोटल एक्यूमुलेटेड निकाला था, और उसकी हमने एंट्री की थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या ये मशीन इस साल यूज हुई है और क्या इसकी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आनी चाहिए, इस वक्त ये बात हो रही है। असल में अभी आंसर चाहे ना दें, जस्ट लेट मी कंप्लीट। एक जरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर जहन में लाएं, सिर्फ मशीनरी नंबर 2 के एंगल से, और वर्किंग 1 2 में सारी फिगर्स अवेलेबल हैं जो मुझे चाहिए। सिर्फ मशीनरी नंबर 2 के एंगल से अगर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर सोचूं तो ब्रॉड डाउन में 5600 एक्यूमुलेटेड पहले था। फिर हमने इसकी जब डिस्पोजल हुई मशीन नंबर 2 की, तो डिस्पोजल अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करके 6670 लिखा है, 7760 लिखा है। यहां तक मेरी बात को समझ आई है मैंने क्या किया? ये ओपनिंग तक 5600 था और फिर डिस्पोजल डेट तक यकीनन 7760 हो गया था। लेकिन बेटा अब अगर इस लेजर को आप देखें तो ये फिगर्स ठीक है, साल के शुरू में वो थी और डिस्पोजल डेट पर वो है, लेकिन ये 7760 बना कैसे? कैलकुलेशन तो हमने कर ली है, लेकिन इस 7760 में जो 2160 है, इसका इस साल एक्सपेंस भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए। 2160 का एक्सपेंस इस साल रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी 7760 होगा। हुआ ये है कि हमने एक्यूमुलेटेड की वर्किंग पहले लिख ली ताकि हमारी डिस्पोजल फाइनल हो जाए, और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हम बाद में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मली ईयर एंड पे ही होती है, और ईयर एंड पे ही फिर ड्यूरिंग द ईयर जितने एसेट्स हों उनकी डेट्स और उनका टाइम पीरियड देख के एक दफ़ा फाइनल डिसीजन हो जाता है। वरना असूलन शायद ये एंट्री कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी। ये लेजर जो मैंने आपके सामने भी बनाया था, इसको शायद बनाना इस तरह से चाहिए था आइडियली कि 5600 लिखा जाए, फिर 2160 की फर्दर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाए, और देन फिर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करके WDV बनाई जाए। मेरी बात को समझ आई है आपको? हमने इस पैटर्न पे क्यों किया? क्योंकि डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर हो गई, 1 अक्टूबर पे रुक के हमने डिस्पोजल कर ली, लेकिन ईयर एंड पे जाके अब एक ही दफ़ा जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो उसमें फिर हम सारी मशीनों का हिसाब भी रख रहे हैं। बात मेरी को फॉलो कर रहे हैं आप? तो ठीक है, हमने वर्किंग अगर इस तरह कर भी ली है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2160 एक्यूमुलेटेड में तो ऐड हो गया है, लेकिन अभी इसका एक्सपेंस फॉर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, और विच मीन्स कि अभी मुझे अपनी वर्किंग नंबर 3 करते हुए फॉर द ईयर एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए इसे कंसिडर करना है। तो ये मेरी बात को समझ आ सकती है। थोड़ा सा मैं और 1 मिनट एक्सप्लेन कर दूं ज़रा। पहले हमने वर्किंग की थी एक्यूमुलेटेड की, अब हम वर्किंग करें डेप्रिसिएशन की। ये दो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। डेप्रिसिएशन ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, अब वर्किंग इस चीज़ की हो रही है, और कितनी टोटल एक्यूमुलेटेड है जिसने डिस्पोजल में जाना है उसकी बात पहले हुई थी। मींस डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट्स होते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
पहले हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि टोटल क्रेडिट कितना होना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, टोटल कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस डिस्पोजल में जाना है, लेकिन जो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल का जाना है वो इस वक्त हम वर्किंग कर रहे हैं। जी प्लीज़, अब बेटा सबको समझ आ गया प्लीज़। तो यहाँ मैं एक्सपेंस डेबिट की बात कर रहा हूँ, और जो ऊपर 7760 में प्लस किया था वो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसने डिस्पोजल अकाउंट में जाना था उसकी बात हो रही है। जी ठीक है शहबाज साहब, आप क्लियर है? तो ये डबलिंग आपको नज़र तो आ रही है। बाकी डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा ये वर्किंग लिखना को ज़रूरी नहीं है, ये वर्किंग लिखना को ज़रूरी नहीं, हम ये फिगर क्योंकि पहले सॉल्व भी कर चुके हैं, वो हम एज इट इज़ दोबारा भी लिख सकते थे वहाँ से देख के। बात सिर्फ ये हो रही है इस वक्त मैं एक्सपेंस फॉर द ईयर की बात कर रहा हूँ जिसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, और वर्किंग नंबर 2 में हमने ये बात की थी कि टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द परचेज डेट अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल कितनी हो गई है। ठीक है प्लीज, ये वर्किंग इस तरह की बार बार आपको नजर आएंगी। अब ये क्लियर है कि डबलिंग नहीं हो रही, ओके है ये? प्लीज अब मुझे जरा सब रिस्पॉन्ड कर दें, एनी कंफ्यूजन? अगर ओके है प्लीज सब बता दें जरा मुझे। जी कोई अब अच्छा इस तरह करें, अगर किसी का प्रॉब्लम है बस वो बता दें, अगर किसी का प्रॉब्लम है तो बस वो बता दें, बाकी जिनका इशू नहीं है वो रहने दें। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज काइंडली बता दें फिर क्या प्रॉब्लम है, बाकी रहने दें। जी बेटा, कैलकुलेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर का मतलब कितनी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, तो वो वर्किंग हम कर रहे हैं कि ये एक्सपेंस फॉर द ईयर है। और फिर सेकेंडली एक वर्किंग है कि टोटल कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी इस मशीन की जिसे डिस्पोजल अकाउंट बनाते हुए डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है कॉस्ट में से नेट ऑफ करने के लिए। तो जो ऊपर वर्किंग नंबर 2 थी ये वो अमाउंट थी जिसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से निकल के डिस्पोजल अकाउंट में जाना था, और अब मैं वो वर्किंग कर रहा हूँ कि इस साल का टोटल एक्सपेंस क्या है। ठीक है मिस्टर अब्दुल गफूर साहब, अब क्लियर हो गया? चलें जी, अब कंप्लीट करवा दें। मशीनरी नंबर 2 के बाद बाकी मशीनें भी देखें। अब आप वाइंड अप करवाएं। एक मशीनरी नंबर 3 भी है, पिछले साल से आ रही है। वर्किंग नंबर 1 पे दोबारा जाएं, देख लें प्लीज़। पहले 15,000 उसकी कॉस्ट थी। वर्किंग 1 उसमें से 1500 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जो पिछले साल तक होगी थी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और मल्टीप्लाई बाय 20% ही होगा। इस मशीन ने पूरा साल ही एज इट इज़ यूज़ होना है। जी आंसर हमारा बन जाएगा ये 2700। फिगर सॉल्व कर रहे हैं प्लीज़ आप। तो ये तो 3 मशीनें थी जो पिछले साल से आ रही थी। अब एक मिनट ज़रा अपना मशीनरी का लेजर देखें। जो नई मशीन आई थी उसको मैं नंबरिंग करने के एंगल से नंबर 4 कहना चाह रहा हूँ। न्यू मशीन भी आप लिख सकते हैं। जी मशीन नंबर 4 जो इस साल आई है 25,000 की, सबको मिल गई है। उसका फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा 25,000 इंटू 20%। जी अब एक काम और कर दें ज़रा, ये मशीन आई है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बनते हैं, ज़रा काउंट कर लें ज़रा। मशीनरी परचेज होने के बाद इसकी फिर 3 महीनों की टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन बनेगी। सबने काउंट करनी है 3/12। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 अक्टूबर पे ये मशीन है। आंसर आपका बन जाएगा 1250। एनी कन्फ्यूजन द कैलकुलेशन? सब सॉल्व करें प्लीज़। मुझे फाइनली टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 कैलकुलेट कर दें ज़रा। यहाँ तक सॉल्व कर लें और मुझे फिर एक ज़रा टोटल बता दें। आपसे ज़रा ये जो आंसर्स पूछता हूँ इसका मकसद यही है कि ज़रा पता चलता रहे मुझे भी कि आप लोग भी साथ इन्वॉल्व हैं या नहीं। ठीक है, आपको तंग करना मकसद नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता चलता रहे कि आप लोग इन्वॉल्व हैं तो ज़रा मेरे लिए आसानी है, ये ना हो कि मैं अकेला आगे चलता जाऊँ। जी 11230, थैंक यू वेरी मच जिन हजरात ने बताया। बाकी ठीक है, अगर कोई नहीं भी बता रहा एटलीस्ट फिगर सॉल्व ज़रूर करें। फील लाइक इन क्लास, कैलकुलेटर पेन रजिस्टर जिस तरह आप क्लास में फिजिकली ले रहे होते हैं उसी तरह अपने आप को इस ऑनलाइन क्लास में भी मोटिवेट रखा करें। जितना डेफिनेटली इधर उधर सोचेंगे कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, वो ऐसी परेशानी होगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जिस तरह से भी सरकमस्टांसेस हैं अकॉर्डिंगली प्लीज़ अपने आप को
एडजस्ट करें। अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन ही क्लास लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहे होते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाता है लेकिन इतना कोई इम्पॉसिबल भी नहीं है जी। 11,230 ओके, डेप्रिसिएशन आ गई है। अब इसकी एंट्री सुनाएं अपने आप को। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। काइंडली इसकी पोस्टिंग करें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में 11230। डबल 123 0। चलिए अब आप कैलकुलेटर्स पकड़ें, यहीं पर ट्रांजेक्शन बस यहीं थी, सारा आप काम हो गया है। सब लेजर्स को बैलेंस कर दें, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें काइंडली। मशीनरी का टोटल हो जाएगा 1,10,000, अपना अपना करते रहें आप। और मेरा ख्याल है कि CD बैलेंस 90,000 हो जाएगा। देन उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट क्रेडिट बैलेंस से सही सॉल्व कीजिएगा प्लीज़। टोटल हो जाएगा ये 42,730 आई थिंक। मेरी किसी फिगर में कैलकुलेशन एरर हो तो वो भी बताइएगा, मेरा ख्याल है वैसे ठीक है। और CD बैलेंस बन रहा है 34,970। डिस्पोजल अकाउंट को अगर बैलेंस किया जाए तो क्रेडिट साइड शायद ज़्यादा है, 120,160। सही 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 बैलेंस कीजिएगा प्लीज़। जी हमने वर्किंग नंबर 2 में जो एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन कैलकुलेट की है 7760, वो एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन के लेजर में आ तो रही है यार। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो डिस्पोजल की जो फिगर है वो कॉस्ट वाली एसेट अकाउंट में आएगी, एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन की फिगर एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन में, और फिर इन दोनों का सेकंड इफेक्ट डिस्पोजल अकाउंट में कैश के साथ कंपेयर हो रहा है। ठीक है प्लीज़, तो वर्किंग नंबर 2 में देखें 7760 ही है यार, 7760 ही फिगर है एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन की, जो मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट की लिखी है। ठीक है मिस्टर अहमद। ये बेटा इंश्योरेंस का क्या बनेगा, इंश्योरेंस के अगेंस्ट कैश आ गया है, तो इंश्योरेंस के अगेंस्ट जो कैश आया उससे अब हमें पता चल जाएगा कि नेट करके को हमें कम पैसे मिले हैं या इंश्योरेंस क्लेम हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलने से गेन हो गया। ठीक है शहबाज साहब, यही तो डिस्पोजल अकाउंट में हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया है और उस क्लेम के मिलने से अब हम यही चेक कर रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट में कि क्या वो WDB से कुछ कम है या ज़्यादा है। ठीक है प्लीज़ अहमद साहब, शहबाज साहब प्लीज़, अगर कोई क्वेश्चन एड्रेस हो गया हो तो प्लीज़ बता दो, दिया करें ना फिर। जी सर, अगर आप डिस्पोजल अकाउंट से ही बैलेंस करेंगे तो यहाँ गेन बनता है जी, और गेन है फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, तो 160 शायद बन रहा है। ठीक है, बाकी बैलेंसेस ठीक है सारे मेरे, बाकी बैलेंसेस मेरे सारे ठीक हैं। मशीनरी अकाउंट का 90,000 बैलेंस, एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का एंड 160 गेन। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन के हवाले से बस एक दो बातें मेरे से और सुन लें। अपने जहन में ज़रा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़रा लाएं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब डेफिनेटली ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, मैं ज़रा कुछ बात ज़रा एम्फोसाइज करना चाह रहा हूँ। अगर 31 दिसंबर 2015 वाले दिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाए तो यकीन पूरी हमारे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन अगर जो भी अवेलेबल है उसको सोचा जाए तो NCA मीन्स नॉन करंट एसेट्स में मशीन जो है वो हम कैसे लिख रहे होंगे।
क्लोजिंग बैलेंस अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। 90,000 कॉस्ट का बैलेंस है, 34,970 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होके आपकी फिर डब्ल्यूडीवी बन जाएगी। ठीक हो गया? तो जो भी डब्ल्यूडीवी बन जाएगी, चले अब लिखा ही है तो ज़रा सॉल्व भी कर लें। डब्ल्यूडीवी आपकी शायद बन जाएगी 90,000 माइनस 34,950,970, ये बन जाएगी शायद 55,030। सही है जी प्लीज़। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन SFP 55,030। और ये बेटा जो गेन है, ये फिर गेन अदर इनकम जेन में लाएं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद या अदर इनकम जहाँ भी आप प्लेस करते हैं, मेरा ख्याल है नॉर्मली शायद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद या एक्सपेंसेस के बाद, तो जो भी अदर इनकम का हेड होगा जहाँ भी, उसमें फिर ये 160 ऐड हुआ होगा। बात समझ आ गई है मेरी? अब वो मैं नहीं लिख रहा, वैसे मैंने ज़ुबानी बता दी है। बाकी अगर ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो मैंने सिर्फ मशीनरी के एंगल से फिगर्स लिखी हैं, इसको अगर आप नोट कर लें तो अच्छा है। ज़रा एक नीचे लिख लें, ज़रा थोड़ी सी जगह बना लें। तो हर चीज़ हर एंगल से ज़रूर गौर से सुना करें, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअली क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, लेकिन चीज़ें अगर सही क्लियर ना हुई हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जाके प्रॉब्लम आएगा। जी शहबाज साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से 12,400 ले लेंगे तो फिर डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी अपना एसेट आपसे ले लेगी ना। ये थोड़ी कि इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसे ले लेंगे और एसेट बाद में किसी और को बेच देंगे। इंश्योरेंस कंपनी फिर ये एसेट ले लेगी और 12,400 आपको दे देगी। ठीक है प्लीज़। जी समीर साहब, वो मैं कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त आप रजिस्टर साथ साथ बनाएं यार, वो तो। जी डेफिनेटली सर, तो आप लोग अपने रजिस्टर पे साथ साथ नोट बनाएं। वो अगर हो भी जाए आपका तो वो तो सॉफ्ट कॉपी में होगा, तो उसका ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं कह देता हूँ, लेकिन दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये मुबीन ये गूगल ड्राइव में आप अवेलेबल हो जाएगी ये क्लास की नोटिंग। मुबीन है ये जो क्लास की नोटिंग, तो वो तो पहले भी शायद हम करते थे किसी का, तो कर दें ज़रा। लेकिन मेरा ख्याल आपको रजिस्टर में वर्किंग करनी चाहिए। नहीं, कुछ मिस अगर हो जाए तो आप ज़रूर बताएं, साथ साथ कंप्लीट करें। क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं, रोज़ का रोज़ पहले चला तो जाता होता ना, ये ऐसा रात करते तो होता ना। क्या कर लें ज़रा? ठीक है मैं करवा देता हूँ, लेकिन बहरहाल अगर कोई चीज़ आप लिखते हुए रह जाए तो मुझे बता दिया करें। वो फिर वैसे आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल कुछ रह गया है तो आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं। ठीक है समीर सर। जी सर, कल हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन के हवाले से कोई इशू? क्वेश्चन के हवाले से इशू? लेकिन बेटा एक सेकंड के लिए, जहां वर्किंग नंबर आपने 3 की थी, ज़रा उस वर्किंग नंबर 3 पे ज़रा दोबारा आ जाना। क्वेश्चन अब कंप्लीट है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, लेकिन इसी क्वेश्चन में ज़रा एक चीज़ और समझ लें जिसकी आगे ज़रा ज़रूरत पड़नी है। तो यहाँ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, देयरफॉर यही मैं बात कर लेता हूँ। जी, एक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड की हमने एक वर्किंग की हुई है जी। बात मेरी गौर से सुननी है, जहाँ जहाँ मैं महसूस करूँगा कि आपको मैं लिख भी दूँ तो मैं लिख भी दूंगा, लेकिन आपने वंस अगेन फुल कंसंट्रेशन से मेरी बात सुननी है। ये बेटा जो हमने डेप्रिसिएशन की वर्किंग की है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, ये मुबीन ज़रा देख लें यार, इस तरह की बातें ज़रा। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में फुल कंसंट्रेशन प्लीज़। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस सर अपने लेजर में जाके देखें ज़रा, 85,000। हमें इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पिछले सालों में जितनी मशीन्स थी उन सब मशीन्स का अलग अलग ब्रेकअप दिया हुआ था। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 कब आई, कितने की आई, कितना अर्सा पिछले सालों में यूज़ हुई,
और उसकी बेस पे फिर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी एक वर्किंग की। लेकिन बहुत से सवाल अब आप देखेंगे जिसमें ओपनिंग बैलेंस तो गिवन होगा, कॉस्ट का भी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अक्सर सवालों में गिवन होता है, यहाँ तो गिवन नहीं था, हमने सॉल्व कर ली है। लेकिन कई सवालों में ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि पिछले सालों में मशीन वाइज ब्रेकअप क्या है। तो अगर तो पिछले सालों का मशीन वाइज ब्रेकअप अवेलेबल हो तो फिर तो हमने डेप्रिसिएशन की जिस तरह वर्किंग की है इस तरह हम कर सकते हैं, मशीन वाइज जितनी भी होंगी हम अलग-अलग वर्किंग कर लेंगे, उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस में मशीन वाइज ब्रेकअप ना हो तो देन फिर इंडिविजुअली एसेट्स को हैंडल नहीं किया जा सकता। उस केस में फिर हमें कंबाइंड वर्किंग ऑफ डेप्रिसिएशन करनी पड़ती है। तो उस कंबाइंड डेप्रिसिएशन की अगर वर्किंग करेंगे तो उसका एक मैं पैटर्न आपके सामने इस वक्त इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके सामने ये ज़रा फिगर्स आ जाएं कि हम अलग-अलग मशीन वाइज वर्किंग करें या हम कंबाइन करके वर्किंग कर लें, आंसर इंशाल्लाह हमारा ठीक ही आएगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ मशीन वाइज ब्रेकअप है तो मशीन वाइज कर लिया करेंगे, एसेट वाइज कर लिया करेंगे। लेकिन अगर हमें एसेट वाइज ब्रेकअप ना भी मिला तो इवन देन हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो इसी डाटा से मैं इसलिए करके आपको दिखाऊंगा वो तरीका भी, ताकि आपको ये कम से कम क्लियर हो जाए कि आंसर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम एक प्रॉपर वर्किंग करेंगे तो आंसर सेम ही आ जाएगा। मेरी इस बात का हरगिज़ मतलब नहीं है कि डेप्रिसिएशन गलत हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गया है। मैं आपको एक ऑल्टरनेट वे बता रहा हूँ जिस वे की इस क्वेश्चन में तो ज़रूरत नहीं है लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ ये वर्किंग इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ज़रा तसल्ली हो जाए, आपको ये ज़रा क्लियर हो जाए कि आंसर सेम ही आता है। बात मेरी कुछ समझ आ गई है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ? तो अब आपसे ज़रा रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा, थैंक यू, थैंक्स अलॉट, कि मैं जो कहा मैं वो ज़रा अप्लाई कर दूँ आपको ताकि आप फिर ज़रा बात सही समझ लें और फिर उसको नोट बाद में करें। जी नोट आपने करना है लेकिन बाद में, ये मिस्टर अहमद इस वक्त नोट करने की बहस में ना जाएगा। अब ये मैंने एक और हेडिंग लिखी है, और का मतलब ये है कि मैं इसी डेप्रिसिएशन को एक ऑल्टरनेट वे से कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन ये कब ज़रूरी है वो मैं लिख देता हूँ। और इफ़, ये और तभी ज़रूरत है इफ़ ब्रेकअप ऑफ ओपनिंग बैलेंस, या इस तरह से कर लें एसेट वाइज ब्रेकअप ऑफ asset wise breakup of opening balance is not available। बाकी मैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं ज़रा एक मिनट वर्किंग कर दूं, ये जो मैंने लिखा इंग्लिश में इंशाल्लाह ये भी अभी समझ आ जाएगा। वैसे तो आई होप कि कुछ समझ आ गया हो। मतलब ब्रेकअप और एसेट वाइज ब्रेकअप मतलब जिस तरह हमें पता था कि 85,000 में एक मशीन 1 है जो 50,000 की है, जिसको परचेज़ किया था उसकी डेट भी है, मशीन 2 है 20,000 की थी, कब खरीदी थी वो भी है, मशीन 3 थी कब ख़रीदा है, अब कॉस्ट भी है। ये तो अगर है तो ओके है, लेकिन अगर ये ब्रेकअप इस तरह से ना हो तो देन क्या करेंगे? मेरे वर्ड्स गौर से सुने, यही डेप्रिसिएशन की वर्किंग है। फिर हम क्या किया करेंगे, हम ओपनिंग WDV कैलकुलेट किया करेंगे। अच्छा मेथड रिड्यूसिंग है इसलिए मैं WDV की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली अगर मेथड स्ट्रेट लाइन होगा तो ओपनिंग WDV की जगह कॉस्ट वर्ड आ जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन के मुताबिक पहले बात कर लेता हूँ, इंशाल्लाह बाकी समझ आना कोई इशू नहीं है। हम सबसे पहले फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए ओपनिंग WDV कैलकुलेट किया करेंगे अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो। कैसे आ जाएगी जी ओपनिंग WDV? ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कैलकुलेटर पकड़ लें जरा, मुझे सॉल्व करवाना अपना। तो ओपनिंग WDV निकालने का तरीका क्या हुआ करेगा, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्लीज लिखने की बजाय जो वर्किंग मैं करवा रहा हूं वो साथ साथ कर लें, अभी आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्चुअली भी सारा क्लियर हो जाएगा। तो 85,000 माइनस 31,500, 53,500। जी ठीक है, आंसर चाहे मुझे ना बताएं लेकिन मेरे साथ इन्वॉल्व जरूर हैं। जी सर। अब बेटा इस फिगर का मतलब ये है कि पिछले सालों में जितने भी एसेट्स होंगे अगर हमें उन सब का ब्रेकअप नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पिछले सालों से जितने एसेट्स आ रहे होंगे ये उन एसेट्स की ओपनिंग WDV हमारे सामने आ गई है।
देन ये वाले जो एसेट्स हैं साल के शुरू में तो थे, सिंपली बस उसके बाद हमने ये करना होता है कि ये डिसाइड कर लेना होता है कि क्या इन एसेट्स में ओपनिंग से जो एसेट्स आ रहे थे हमारे वाले साल में या पिछले साल से जो हमारे साल में आ रहे थे, उनमें से कोई ऐसा एसेट तो नहीं जो हमारे साल में डिस्पोज हुआ है। और अगर कोई ऐसा एसेट है जो हमारे साल में डिस्पोज हुआ है तो हो सकता है वो फिर पूरा साल यूज़ ना हुआ हो, और अगर पूरा साल यूज़ नहीं हुआ तो उस पर फिर अकॉर्डिंगली उतने अरसे की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए जितना अरसा वो यूज़ हुआ है। तो हम फिर देन फाइंड आउट कर लेंगे कि कोई एसेट ओपनिंग में से ऐसा तो नहीं जो हमारे साल में डिस्पोज हुआ है, उसको हम माइनस करके उसकी डब्ल्यूडीवी को फिर कैलकुलेट कर लिया करेंगे कि कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिन पे पूरा साल यूज़ हुए हैं, उन पे फिर हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले लिया करेंगे। अगर हमें एसेट वाइज अलग नहीं भी पता, जो ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हुआ है पिछले सालों से रिलेटेड, उसकी हम उतने अरसे की डेप्रिसिएशन ले लेंगे जितनी लेनी है, और जो अगर नया कोई एसेट आया उसको फिर हम बाद में कंसिडर कर लिया करेंगे। मैंने आपके सामने एक समरी बोल दी है, लेकिन मैं ज़रा अप्लाई करता हूँ। पहला स्टेप ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, लेस उसमें से कर दिया करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल, ताकि वो एसेट्स इनिशियली हमारे सामने आ जाएं जो पूरा साल यूज हुए हैं। ये वर्किंग कब करनी पड़ेगी? जब हमारे पास ओपनिंग का पूरा ब्रेकअप ना हो। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल का मतलब कोई हमारे इस साल में डिस्पोजल है जो पिछले साल से एसेट था जी, वो मशीन नंबर 2 की बात हो रही है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल का मतलब 20,000 इसकी कॉस्ट थी और 5600 ऑलरेडी हम इसको पिछले साल तक यूज कर चुके थे। ओपनिंग क्योंकि मैंने स्टार्ट में डब्ल्यूडीवी लिखी है, इसलिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल ही अगर मैं माइनस करूंगा तो फिर वो एसेट्स आ जाएंगे हमारे सामने, उन एसेट्स की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी जो पूरा साल यूज हुए हैं। तो 20,000 माइनस 5600। जस्ट एक सेकंड में जरा अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लूँ, आप लोग साथ साथ जरा सुन लें। डेफिनेटली हो सकता है कहीं इश्यूज रह जाएं तो मैं ज़रूर डिस्कस करता हूँ, लेकिन 1 मिनट शायद साथ साथ क्लियर भी हो जाए। वर्ड्स आप जो मैं लिख रहा हूँ ये ज़रा कंडी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और जहाँ जहाँ से फिगर्स ढूंढ के बता रहा हूँ वो ज़रूर ढूंढ लीजिएगा। अब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट अगर है, उसमें से मैं लेस कर दूं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल, तो मेरे पास कौन से एसेट्स आ जाएंगे? उन एसेट्स की डब्ल्यूडीवी आ जाएगी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ दोज एसेट्स, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ दोज एसेट्स विच वर यूज फॉर फुल ईयर। अब ये 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी होंगे हमें ना भी पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें वो एसेट मिल जाएंगे जो पूरा साल यूज हुए हैं, उनकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ दोज एसेट्स विच वर यूज्ड फॉर फुल ईयर, और इसको निकालने का मकसद ये होगा कि हम इस फिगर पे फिर इन एसेट्स पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। आप सॉल्व ज़रूर करें, मुझे चाहे ना बताएं, लेकिन फिलहाल आप सॉल्व करें, लिखने की जल्दी आप बिल्कुल नहीं कर रहे। तो 39,100 अप्रॉक्सीमेटली आया। इसको बेटा अगर मैं, क्योंकि ये एसेट पूरा साल यूज़ हुए हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेथड रिड्यूसिंग है, तो जो पिछले साल से एसेट्स आ रहे हैं उनकी डब्ल्यूडीवी से रेट लग जाएगा। तो 39,100 इंटू 0.2 अगर करूँगा 20% रेट है, तो जो एसेट्स पूरा साल यूज़ हुए हैं उनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाया करेगी। डेफिनेटली अब जो एसेट पूरा साल यूज़ नहीं हुआ और जो नया है उसकी बात अभी रहती है। यहाँ तक बता दें कि मेरी बात कुछ रीजनेबली समझ आ गई है? क्या हम हर सवाल में ऐसे किया करेंगे? हरगिज़ ऐसी बात नहीं हो रही है। अगर एसेट वाइज ब्रेकअप है तो बात ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर एसेट वाइज ब्रेकअप ना हो तो हम इस ऑल्टरनेट को यूज़ करके अपनी वर्किंग कर लिया करेंगे। जब बेटा ये आपके पास पूरे साल वाले यूज एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ जाया करेगी, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक प्रोसीजर सॉर्ट ऑफ बना लेते हैं। फिर आप डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट कर लिया करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल उसे पहले अलहदा इसलिए किया था क्योंकि वो पूरा साल यूज नहीं हुई, तो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे। हमारे इस केस में मशीन नंबर 2 की बात हो रही है। अब बार बार ये वर्किंग हो गई हुई है, लेकिन एक दफ़ा फॉर एग्जांपल अगर ऊपर वर्किंग ना भी हो तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर लिया करेंगे? डिस्पोजल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हमारे सामने है 14,400 जो ऊपर लिखी हुई थी, मल्टीप्लाइड बाय 20%, और 9/12 सवाल वगैरह में से देख के डेट लिख लिया करेंगे। ठीक है, तो अब ये फाइनली वही फिगर आ जाएगी 2160 जिसे हमने पहले भी सॉल्व किया था। आप दोबारा भी सॉल्व करना चाहें तो ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है प्लीज़। तो डेफिनेटली सारी वर्किंग ज़रूरी नहीं है
कि बार बार रिपीट की जाए, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल पहले वर्किंग ना भी की हो तब भी ये फिगर सॉल्व हो सकती है। वो तो ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है जी। एसेट वाइज ब्रेकअप ना हो तो डेफिनेटली ओपनिंग बैलेंस फिर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी। अगर एसेट वाइज ब्रेकअप नहीं है पिछले सालों का तो फिर ओपनिंग एग्जामिनर खुद कैलकुलेट कर देगा। ठीक है बेटा प्लीज। तो अगर ओपनिंग बैलेंसेस के ब्रेकअप है तो फिर हो सकता है क्यूमुलेटेड हमें खुद निकालनी पड़े, लेकिन अगर ओपनिंग का ब्रेकअप नहीं है तो क्यूमुलेटेड का ओपनिंग एग्जामिनर देगा। तो एग्जामिनर फिर अगर ब्रेकअप नहीं दे रहा तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, वो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली डाटा होगा, लेकिन ये बात नहीं मैं करा कि कोई भी डाटा नहीं है। जो मिसिंग डाटा होगा उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली वर्किंग हो जाया करेंगे। ठीक हो गया जी। फाइनली पर जब ये काम हो जाएगा तो हम डेप्रिसिएशन, हम अपना लेजर देखा करेंगे। देखें जी अपना लेजर मशीनरी का, एसेट का, उसके डेबिट साइड से हमें कोई अगर एडिशन है तो वो भी मिल जाया करेगी। एडिशन मीन्स कोई नई परचेज अगर है तो फाइनली एडिशन की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। 25,000 कॉस्ट थी, इसका पहला ही साल था तो रेट कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई हुआ और 3 मंथ्स इसे यूज़ किया था, तो ये डेप्रिसिएशन एज इट इज़ 1250 कैलकुलेट हो जाएगी। देन काइंडली अब ये 3 डेप्रिसिएशंस आई हैं, इन 3 डेप्रिसिएशंस को अगर आप प्लस करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वही डेप्रिसिएशन का टोटल आ जाएगा जो पहले भी आया था। मीन्स टू से मेथड ये भी हो सकता है, अगर मशीन वाइज ब्रेकअप है तो आप यकीनन अलग-अलग वर्किंग कर लें, लेकिन अगर ना भी हो तो इस पैटर्न की बेस पे इंशाल्लाह हम हर क्वेश्चन में अपना काम चला लिया करेंगे। क्लियर है जी? प्लीज़ आंसर सेम आ रहा है? आंसर सेम आ गया है प्लीज़? जो ऊपर हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट की थी 11230 वही आंसर आ गया है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि हर सवाल में ये दोनों तरीके अडॉप्ट होंगे, क्वेश्चन के मुताबिक फिर अब हम तरीका जो चाहिए होगा फॉलो कर लेंगे। अब आप इस तरह करें, ये वर्किंग लिख लें और इधर ही लिख लें, लेकिन लिखते हुए ज़रा एक दफ़ा बोल के लिखिएगा ये क्या क्या लिख रहे हैं आप। मसलन ओपनिंग WDV, फिर फिगर्स ढूंढिएगा जहाँ जहाँ से मैंने देखी थी, तो सिर्फ एसेट बोर्ड से देख के ना लिख लें, इसे बोल के ज़रा लिखें। ये प्रोसीजर ज़रा थोड़ा सा अगर याद हो जाए तो शायद मैक्सिमम क्वेश्चंस में रिपीट होगा। जी मैं वेट कर रहा हूँ, जब आप लोग नोट कर लेंगे तो प्लीज़ मुझे बताना। जी हमें सब, अब आप टेंशन ना लें कि क्या गिवन होगा क्या नहीं, ऐसे परेशान ना हो। इंशाल्लाह अब हम क्वेश्चन करते हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। जो जो फिगर हमें चाहिए होगी वो हमें मिल जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लें। लेकिन अगर ओपनिंग एसेट्स का ब्रेकअप ना मिला तो वर्किंग इस तरह हो जाएगी। वर्क फिगर्स कैसे ढूंढनी है उसका आपको आइडिया हो गया हुआ है, क्वेश्चन इंशाल्लाह हमारे सामने होगा। इस वक्त अगर मिल गई है तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन में भी सब कुछ मिल जाएगा। मेरी ये वर्किंग सिर्फ उस वक्त रेलिवेंट है अगर ओपनिंग एसेट्स का ब्रेकअप एसेट वाइज ना हो। बाकी आप टेंशन ना लें, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, बाकी सब कुछ हमें कोशिश करने से मिल जाएगा। ठीक है मिस्टर अहमद? तो अब आप परेशान ना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो कोई इशू नहीं होगा। जी काइंडली अगर लिख चुके हैं तो बताते रहिएगा ज़रा। अभी टाइम है, ज़रा एक क्वेश्चन और शुरू कर लेते हैं। जी कोई साहब आप लिख तो नहीं रहे प्लीज़?
ये किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? ये अगर लिख रहे हैं तो लिख के करनी बता दीजिएगा। कोई साहब जिसका सवाल हो। ये ठीक है बेटा, जिन लोगों ने लिख लिया थैंक यू। बस जो साहब जो लोग लिख रहे हैं काइंडली लिख के फिर फाइनल बता दें। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। प्लीज़ लिखिए जी। शहबाज साहब आप लोगों ने लिख लिया? जी कोई साहब अगर लिख रहे हैं तो प्लीज़ अब बता दीजिएगा। चलिए फिर आए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तकरीबन आपके सामने आ गए हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस की ज़रा डेप्थ बढ़ती जाएगी, थोड़ी सी इनकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जी आप उमर परेशान हो रहे हैं। हमारे पास इंशाल्लाह सब कुछ, हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैंने ये नहीं कहा वैसे जो आप कह रहे हैं ओपनिंग एसेट्स, मैं नहीं कह रहा नहीं दिए होंगे। ओपनिंग एसेट्स का ब्रेकअप नहीं दिया होगा। ओपनिंग एसेट्स होंगे, क्वेश्चन इंशाल्लाह होगा। अब आप ये टेंशन छोड़ दें कि हम क्या करेंगे, हम सवाल करते हैं तो इंशाल्लाह कर लेते हैं। ठीक है उमर, अब सवालों में क्या होगा अब सवाल देख लेते हैं। करें शुरू। जी फॉलोइंग बैलेंसेस। जी क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। Following balances are appearing in the books of Faizan Ahmad and Company as at 31st December 2015. एक सेकंड के लिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इसलिए पढ़ लें कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो फिर रिक्वायरमेंट ज़रा जहन में हो, ये पता हो कि क्या करना है, ताकि उस रिक्वायरमेंट को जहन में रख के अपना सवाल ज़रा देखा जाए कि हमें उसके एंगल से क्या क्या चाहिए होगा। आपसे कुछ लेजर रिक्वायर्ड है, उसी तरह 31 दिसंबर 2016 आपका ईयर एंड है, विच मीन्स 1 जनवरी 16 से लेके 31 दिसंबर 16 तक हमें सोचना है। वही लेजर्स हैं, मशीनरी अकाउंट है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, डिस्पोजल अकाउंट है। ठीक है, नीचे एक वैसे नहीं हेडिंग है, उसका इस क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं है। समरी ऑफ एंट्रीज ये तो बल्कि आपने लिख लिया होगा। ये अब 2016 ईयर एंड है और लेजर्स बनाने हैं। आ जाए तो फॉलोइंग बैलेंसेज जो फर्स्ट टाइम में लिखे हैं ये आपको 31 दिसंबर 15 के दिए हुए हैं। तो 16 अगर हमारा ईयर एंड है तो ये मैं कह सकता हूँ आपको मशीनरी की कॉस्ट और उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। 31 दिसंबर 15 है ये। तो ये ओपनिंग बैलेंसेज अब हमें मिल गए। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। जी थैंक यू। 31 दिसंबर 16 वाला जो साल है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब आपने फुल कंसंट्रेशन से पढ़ते जाना है, कुछ बातें मैं बताता जाऊँगा, जहाँ जहाँ इश्यूज आए उसको भी रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन अपना जहन ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जी पॉइंट नंबर 1, 1 जुलाई 16 सेकेंड हैंड मशीन वॉज परचेज फॉर ₹9 लाख। एक एडिशन हो रही है, परचेज हो रही है, लेकिन आगे कहता है एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख वॉज स्पेंट ऑन इट्स ओवरहॉलिंग बिफोर यूज। एंड नेक्स्ट वो कहता है ओवरहॉलिंग मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कहते हैं, वॉज नेसेसरी टू ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन। आपसे रिक्वायर्ड है कि आप मुझे बताएं कि हमारी ये मशीन 9 लाख की है या फाइनली 10 लाख की पड़ गई है। सेकेंड हैंड मशीन है, 9 लाख उसकी परचेज कॉस्ट है और 1 लाख उसको, बिल्कुल ठीक है, 1 मिलियन सही कहा जा रहा है, नेसेसरी ओवरहॉलिंग करवाई जा रही है, तो 1 लाख कैपिटलाइज हो जाएगा और 10 लाख देयरफॉर हम एडिशन रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू जज़ाकल्लाह। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए तो एक सिंपल एडिशन है, उसमें बस नई चीज़ ये है कि एक ओवरहॉलिंग कॉस्ट जो नेसेसरी है वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए वो गिवन है। जी थैंक यू बेटा जज़ाकल्लाह। पॉइंट नंबर 2, ऑन 1 अगस्त 2016 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जून 2016, अब सॉरी 13, अब डेट सही तरह देखनी होती है, for ₹2,25,000 was destroyed by fire and claim of 65,000
वॉज रिसीव्ड इन चेक फ्रॉम जे इंश्योरेंस कंपनी। पहले ज़रा इसकी ट्रांसलेशन मुझसे सुन लें, फिर डेफिनेट इसको सॉल्व करना है, वो बात बाद में करेंगे। 1 अगस्त 2016 को हमारे वाले साल में एक मशीन जिसको ख़रीदा था 1 जून 2013 को, पिछले सालों में मीन्स 2,25,000 उसकी कॉस्ट थी, वो डैमेज हुई है बाय फायर। उसका क्लेम रिसीव हुआ है 65,000 बाय चेक, और एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा हुआ है। हमारे वाले साल में ये मशीन ख़रीदी नहीं गई, हमारे वाले साल में 1 अगस्त पे इसकी डिस्पोजल रिकॉर्ड होगी। कॉस्ट है 2,25,000, 65,000 इसके अगेंस्ट पैसे रिसीव्ड हैं, लेकिन पैसे क्योंकि बाय चेक रिसीव है इसलिए कैश डेबिट की बजाय बैंक डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा। और 1 जून से लेके 2013 से 1 जून 2013 से लेके 1 अगस्त 2016 तक ये जो मशीन यूज़ हुई है, फिर इसकी हम एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की भी वर्किंग करेंगे। हमने लेजर मशीनरी का अलहदा बनाना है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अलहदा, जिसका मतलब मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे बनेगा। जितनी बात मैंने की है समझ आ गई है? जिस तरह शायद पिछले क्वेश्चन में भी था। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, machinery purchased on 1st January 14 for rupees 4,50,000 was sold on 30th November 2016 at 140,000 in cash। एक और डिस्पोजल महसूस हो रही है। सॉरी जस्ट एक सेकेंड। जी सॉरी जी, इस वक्त स्क्रीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। ये आपको स्क्रीन अब इस वक्त प्रॉपर नज़र आ रही है? क्वेश्चन जहाँ पे था स्क्रीन थोड़ी देर के लिए शायद ज़रा डिस्टर्बेंस आई थी। चलें जी सॉरी, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 में बेटा दोबारा अगर पढ़ा जाए तो एक और डिस्पोजल शायद महसूस हो रही है। कैसे? सेल की है मशीन को 30th नवंबर हमारे वाले साल में सेल हुई है। 1 जनवरी 14 मीन्स पिछले सालों में ख़रीदी थी। 435,000 कॉस्ट थी और 140,000 कैश का बेचा है। 140,000 कैश है, सेल प्रोसीड्स हैं। 435,000 का इसे ख़रीदा था और 1 जनवरी 14 से लेके 30th नवंबर 16 तक की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की भी वर्किंग करनी पड़ेगी। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक साल में एक से ज़्यादा डिस्पोजल्स भी हो जाएं। बात समझ आ गई है? जी पॉइंट नंबर 4, फिर फैज़ान एंड कंपनी हमारे इस बिज़नेस का नाम था फर्स्ट लाइन में। प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% है। जी रिटर्न डाउन वैल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात हो रही है। तो एक और क्वेश्चन ज़रा, नॉर्मली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ही होते हैं क्योंकि उसी में ज़रा टफ होता है। स्ट्रेट लाइन से भी इंशाल्लाह भी क्वेश्चन आ जाएगा, फिर वो भी देख लेंगे। नॉर्मली शायद रिड्यूसिंग बैलेंस बार बार यूज़ हो रहा होता है। ये ठीक है जी, रिटर्न डाउन वैल्यू रेट 30%, 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आखिरी लाइन में कहता है डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, एडिशन का मतलब नई परचेज, डिलीशन का मतलब डिस्पोजल, इज प्रोवाइडेड इन प्रपोर्शन टू द पीरियड ऑफ यूज़। इन प्रपोर्शन का मतलब इन अकॉर्डेंस विद द परसेंटेज ऑफ द पीरियड ऑफ यूज़। सिंपली इस लाइन का मतलब टाइम बेसिस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, उसी तरह जिस तरह नॉर्मली हम करते हैं, पिछले सवाल में भी किया है। प्रपोर्शन ऑफ द पीरियड ऑफ यूज़ मीन जितना पर पीरियड यूज़ हुआ एसेट उसके हिसाब से आपने 3/12, 7/12, 9/12 और अगर पूरा साल है तो 12/12 डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जी क्वेश्चन समझ आ गया है? क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू? बाकी डेफिनेटली अब सॉल्व करता हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन एक दो मेरे साथ और कर लें, फिर इंशाल्लाह आप इंडिविजुअली भी करेंगे। तो अब मैं इसको अप्लाई करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ ज़रूर इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा। जी करें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें, स्टार्ट करें। उसी तरह 3 लेजर्स हैं। अच्छा कल आपने क्वेश्चन ज़रा सॉल्व कर लिया था, कल वाला क्वेश्चन सॉरी आपने सवाल जब सॉल्व किया है तो उसमें आपको ज़रा आइडिया हो गया होगा स्पेस का। अगर कल तो मैंने आपको कहा था ज़रा स्पेस कितनी कितनी छोड़ दें, अगर आपको महसूस हो रहा है कि स्पेस कम थी तो फिर अकॉर्डिंगली आप खुद से देख लें, थोड़ी स्पेस एक्स्ट्रा रख लें। बहरहाल अगर स्पेस आपको महसूस हुआ है कि कुछ रह गई थी
तो ज़्यादा छोड़ ली थी हमने, तो वो खैर है, ज़रा क्वेश्चन साफ सुथरा ही हो जाए तो अच्छा है। ज़रा ये 9 फिगर्स मिक्स हो रहे हैं इसमें, वैसे भी ज़रा डाटा कंपेरेटिवली सवाल में ज़्यादा है। जी बिजनेस नेम लिखें, फैज़ान एंड कंपनी, फैज़ान। लेजर अकाउंट्स हमने बनाने हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो कौन कौन से लेजर्स, बल्कि लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड। मुझसे ऊपर ही, मुझसे ऊपर, ठीक। जी मेरी सजेशन वैसे उसी तरह है कि आमने सामने लेजर खोल लिए जाए, लेकिन बहरहाल कंपलसरी नहीं है। आपको अगर महसूस हो रहा है कि फिगर्स, वैसे फिगर्स इसमें बड़ी हैं तो देख लें, अगर जगह कम महसूस हो रही है तो अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लें। बहरहाल वर्किंग 1 साल की है, तो शायद नीचे इतनी स्पेस रिक्वायर्ड ना हो। ये अपने अपने लेजर्स रख खोल के नाम लिखना ज़रा। ये मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड डिस्पोजल अकाउंट। जी बन गए जी लेजर्स। सबसे पहला काम करें शुरू, करंटली बता दें जी, साथ साथ रहेगा जी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढें, गिवन है, ब्रॉड डाउन से शुरू करें जी। क्वेश्चन आपसे साथ शेयर है, पीडीएफ शेयर हुई भी ना जी। मशीनरी अकाउंट 12.5 मिलियन, 12,50,000, 2505,000। डेफिनेटली क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता थाउजेंड्स वगैरह में होना चाहिए, ताकि ज़ीरो लगा लगा के टाइम वेस्ट ना हो। आइडिया है इस चीज़ का जो मैंने बोला थाउजेंड्स का, लेकिन एक क्वेश्चन चले अभी फ़िलहाल पूरा ही कर लें थाउजेंड्स में, वरना राउंडिंग ऑफ भी थाउजेंड्स में, और इस तरह करना चाहिए। थाउजेंड्स में कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप लोगों ने पहले, थाउजेंड में या इवन मिलियंस में शायद, आइडिया है इसका जी प्लीज़। तो डेफिनेटली उसमें भी होना चाहिए, उसी तरह होना चाहिए। टाइम वेस्टिंग है बार बार ज़ीरो लगाना, लेकिन अभी एक सवाल ज़रा पूरा ही कर लें मेरे साथ। अभी हम थाउजेंड्स और मैं राउंडिंग ऑफ, शायद ये 9 क्वेश्चन में डिस्टर्ब हो जाए हम। तो फिलहाल जो जीरोस पूरे आ रहे हैं मैं पूरे लगा रहा हूँ। तो 12.5 मिलियन ये लिखें बैलेंसेस, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन आपके पास है 2505,000। एक एक फिगर सही समझ के, एसेट का डेबिट बैलेंस होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस हमें मिल गया। 2015 के बैलेंसेस हैं जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग हमारे लिए नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बन जाएंगे जी। डिस्पोजल अकाउंट का ओपनिंग ढूंढ के मुझे शर्मिंदा तो नहीं करेंगे? डिस्पोजल अकाउंट का कोई ओपनिंग ढूंढ के कोई शर्मिंदा तो नहीं करेंगे प्लीज़? ठीक है, रहने दो। सबको पता है कि डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर का लेजर है, तो देयर फॉर नो ओपनिंग। चलें ओके जी। पॉइंट नंबर 1, अब तरतीब में चलते जाएं जी। पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था मैंने, एक दफ़ा दोबारा आप देखें, आसान है मेरा ख्याल है। 1 जुलाई 16 पे 2016 हमारा साल है, जहन में रखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2016 वाले साल की वर्किंग है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर।
तो 1 जुलाई वाले दिन एक मशीनरी परचेज हुई, एंट्री बोलने की कोशिश करें, मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, लेकिन 1 लाख भी कैपिटलाइज हो जाएगा, तो मींस 9 लाख की परचेज कॉस्ट थी, वर्किंग छोटी सी बस लिख लें, प्लस 1 लाख, तो फाइनली 10 लाख से मींस 1 मिलियन रुपीज़ से आपकी परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी। एनी कन्फ्यूजन? हिम्मत करते रहे साथ साथ। जी पॉइंट नंबर 1 में बेटा फिलहाल यही है, डेफिनेटली ये एसेट नया आया है, इसकी इस साल डेप्रिसिएशन भी आएगी, लेकिन डेप्रिसिएशन का डिसीजन इंशाल्लाह एंड में इकट्ठे ही लेंगे। आ जाए पॉइंट नंबर 2 में। 1 अगस्त 16 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जून 13 टू 25,000, डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, इंश्योरेंस क्लेम है। थोड़ा सा पहले मुझसे सुन लें, इसमें इस लाइन में पॉइंट नंबर 2 में 2 फिगर्स अवेलेबल हैं। 65,000 सेल प्रोसीड सॉर्ट ऑफ कहलाएंगी, इंश्योरेंस कंपनी से जो मिली हैं, और 2,25,000 है। वंस अगेन प्लीज़ रिकॉल इन योर माइंड, रिक्वायरमेंट देखें, सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी है और लेजर्स आर रिक्वायर्ड है। देयरफॉर वंस अगेन डिस्पोजल पे 3 एंट्री जहन में लानी है, कैश वाली, एसेट वाली एट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की। तो कैश की जगह ज़रा बैंक है, चेक से पैसे आए हैं, इसलिए पहली एंट्री हो गई कैश की बजाय बैंक डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, फिगर इज 65,000। ठीक है, बैंक का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी एंट्री हो गई फर्स्ट ऑफ, इस वक्त हम बहस कर रहे हैं 1 अगस्त पे ये हुआ, 1 अगस्त, अगस्त 8वां महीना है, स्टार्ट है उसका। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट बाय 2,25,000, कॉस्ट से भी एंट्री हो रही है, डेफिनेटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी बहस में आनी है। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, यहाँ तक सब ओके है? प्लीज़ रिस्पॉन्ड भी कर दें और काइंडली प्लीज़ यहाँ तक लिख भी लें। अब कुछ जहन चलना शुरू हो गया है प्लीज़। सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, लेजर्स आर रिक्वायर्ड, बैंक डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट एंड एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट एट कॉस्ट, यहाँ तक आ जाएं, फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की मुझे वर्किंग करवाइएगा। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर किसी का इशू है बस वो बता दें, अगर समझ आ गया तो ठीक है, आप नोट कर लें। जी ठीक है बेटा, अगर बस समझ आ गया तो ठीक है, आप लिखें। अगर कोई इशू किसी का है, कोई क्वेश्चन है, वो पूछ लें। अच्छा, इस तरह करें, वो दोबारा ज़रा पैटर्न उसी तरह बना लें कि ज़रा अपनी तरफ से एक रिमाइंडर ज़रा बच्चों को, जिस तरह हम पहले नहीं देते थे कि रोज़ का रोज़ के अपनी ऑनलाइन क्लास लें और पेंडिंग ना करें, इस तरह का अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, शायद कोई एक आध मान जाए। खतरा तो शदीद है वैसे मुझे, लेकिन शायद कोई एक आध तो मान ले, खासतौर पर FAR के वाले शायद फ़िलहाल अभी बच्चे हैं, इनका ज़रा चांस है ये मान लें शायद। जी बेटा, आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आवाज़ की इस वक्त ज़रूरत नहीं थी, आप लिख रहे थे तो मैंने कोई ख़ास बात नहीं की। ठीक है अहमद सुबानी साहब जी, नोट हो गया जी यहाँ तक? जी क्या मिसिंग रह गया सर, क्या मिसिंग रह गया? कैश की बैंक से एंट्री हो गई, एक कॉस्ट की एंट्री हो गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सबको पता है मिसिंग रह गई है। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ प्लीज़ बोलने की कोशिश किया करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, एक दफ़ा रेफरेंस लिख लें फिर ज़रा वर्किंग कर लेते हैं। पोस्टिंग एरर अफोर्ड नहीं हो सकता, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है प्लीज़ आ जाएं, लेकिन इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। फर्स्ट ये मशीन ख़रीदी गई थी, ये परचेज़ हुई थी 1 जून पे, और 1 जून से लेके 2013 1 अगस्त तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल की अब वर्किंग करनी है। लेजर्स के लिए जगह आपने छोड़ी हुई है,
लेजर्स के नीचे आ जाएं, वर्किंग 1 बनाएं, accumulated depreciation of disposal, as on 1st August 2016 जी। इकट्ठे मेरे साथ, एक वर्किंग करना चाह रहा हूँ, मेरे साथ साथ कर लें, आगे पीछे ना आइएगा। अच्छा बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, उस क्वेश्चन नंबर 1 में ज़रा वर्किंग नंबर 2 ढूंढे, ज़रा ज़रूर देखा कीजिएगा। जब भी आपको पिछली कोई चीज़ दिखाऊं कहीं, ज़रूर जाना है सबने, ये ना कह दीजिएगा पता है हमें, देख देख के बार बार फाइनल करें। वर्किंग नंबर 2 में अगर आप जाएंगे तो वहाँ बेटा, क्योंकि वर्किंग 1 भी हुई थी, इसलिए पिछले सालों तक की क्यूमुलेटेड तो हमने वहाँ से निकाल ली थी। पिछले सालों तक की हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी, पिछले सालों तक की 5600, उसमें फिर सिर्फ करंट ईयर के 9 मंथ्स की ऐड कर ली थी। लेकिन यहाँ जो इस वक्त सवाल हम कर रहे हैं, इस वक्त हमने पिछले सालों की एसेट वाइज कोई वर्किंग नहीं की हुई, हमें पहले टोटल एक्यूमुलेटेड गिवन था, तो कोई मसला नहीं है। हमारे पास क्योंकि उसकी डेट है, उसे ख़रीदा कब था, तो हम पिछले सालों से लेके 1 अगस्त तक की डेट की अब खुद से पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मीन्स से अगर वो वर्किंग 1 उस तरह से नहीं हुई भी जिससे हमने उस क्वेश्चन नंबर 1 में कर ली थी, क्योंकि ओपनिंग एक्यूमुलेटेड भी हमने खुद ही निकालना था, तो हम सिंपली किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, सुनिएगा ज़रा मेरे वर्ड। कॉस्ट है 2,25,000 और परचेज डेट थी 1 जून 2013। अब हम करेंगे ये कि हम उस डेट से शुरू कर लेंगे जिस डेट पे परचेज की है, और अपनी वर्किंग को लेंगे डिस्पोजल डेट तक। ये पहली लाइन मेरी समझ आ गई है। मीन्स से वो सारी वर्किंग जो पहले हमने अलग अलग 2 वर्किंग्स में की थी, अब इसी एक वर्किंग में कर लेंगे। अब मेथड क्योंकि रिड्यूसिंग है, फुल कंसंट्रेट करना है आपने, रेट 10% है और ईयर एंड 31 दिसंबर है, फुल कंसंट्रेशन जरा। मेथड रिड्यूसिंग है, 10% रेट है, ये पॉइंट नंबर 4 में से मैंने उठाया है। फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स WDV से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज जिस तरह रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता है। लेकिन टाइम बेसिस है, तो 31 दिसंबर ईयर एंड अगर है तो आप जरा काउंट कर देंगे पहले साल, जिस साल में ये खरीदा था 2013 में, उस साल में फिर ये कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन बनती है जी प्लीज। प्लीज मंथ्स काउंट, काउंट उस साल। नो नो प्लीज मिसेस सुबानी, आपने बगैर काउंट किए बताया मुझे, अहमद सुबानी साहब बगैर काउंट किए बताया। ये जून का स्टार्ट है, तो जून से दिसंबर, बहुत से लोग विदाउट काउंटिंग बता रहे हैं, इस तरह बात नहीं बननी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जी जिन लोगों ने 6 बताया समझ आ गया, 7 बनते हैं। जून का स्टार्ट है, जून भी बेटा काउंट होगा जी, ठीक है। ठीक है, जिनका गलत था समझ आ गया, 7/12। जी डेफिनेटली उसमें ऐड हुआ हुआ है, लेकिन शहबाज साहब हमें नहीं पता कि इस मशीन का कितना ऐड हुआ हुआ है। वो तो 12 मिलियन की मशीनें हैं जो ओपनिंग से आ रही हैं, तो 12 मिलियन में ओपनिंग 12 मिलियन की जो टोटल मशीनें हैं, उनमें से इस मशीन का 2,25,000 की जो मशीन है, इसका टोटल एक्यूमुलेटेड कितना आ रहा है ये हमें अलहदा नहीं पता, तो देयरफॉर हम पिछले सालों की वर्किंग खुद कर लेते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है जी। वो तो करेंगे, लेकिन अभी पहले फिगर तो आ जाए ना, पहले ये पता तो चले कि है कितने, तभी फिर प्लस करेंगे माइनस करेंगे। लेकिन प्लीज ओपनिंग के अंदर से माइनस नहीं करेंगे, ओपनिंग में एज इट इज आ रहा है, बाद में एंट्री करके माइनस करेंगे यार। जब एंट्री करेंगे, डेबिट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें से लेस हो जाएगा। साल के शुरू में तो वो बैलेंस है ना, डिस्पोजल डेट पे उसे ट्रांसफर करेंगे जी। 7/12 ये फिगर आ जाएगी 13,000। अच्छा, अब जब आप फिगर्स लिखेंगे, अगर पॉइंट्स में आंसर चला गया तो काइंडली रुपीज में राउंड ऑफ करके मुझे बताना है। ये राउंडिंग ऑफ का इश्यू तो नहीं क्रिएट करेंगे प्लीज। अगर पॉइंट्स में आंसर हो गया तो प्लीज रुपीज में मुझे राउंड ऑफ करके आंसर बताने हैं, ठीक है।
यहां तक एक स्टेप और देख लें, उसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगा, आपने कंप्लीट करना है। जब आप ये लेस करेंगे तो आपके पास एक WDV सॉल्व हो जाएगी, WDV एज ऑन 31 दिसंबर 2013, और ये फिगर अप्रोक्सीमेटली आएगी 211,875। करना भी ये है कि 1 जून से हमने शुरू कर लिया है। WDV इसलिए बार बार निकाल रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर में रेट WDV से लगना है, और अब आपने 1 अगस्त तक इकट्ठे होना है मेरे साथ। 2013 तक आ गए हैं, 14 आएगा, पूरे साल की डेप्रिसिएशन 15 आएगा, और फिर 16 वाले साल में भी 1 अगस्त तक महीने काउंट करके आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके WDV तक पहुंचना है। पहुंच जाएंगे? करें जी हिम्मत। जी आबिद साहब ने मुझे कहा था कि क्लास जल्दी छोड़ देनी है मुबीन, तो आबिद साहब ने अब फिजिकल लेनी है या रिकॉर्डिंग शेयर करनी है? ज़रा उन्हें पूछ लें, अगर तो उन्हें रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं 5 मिनट लगा लूँ, और ये ज़रा पता कीजिएगा ज़रा। तो फुरकान आप भी साथ चले जाए, समझ गए ना क्या कह रहा हूँ? जी बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेक्स्ट ईयर की ज़रा जो डेप्रिसिएशन आ रही है, ज़रा काइंडली एक नज़र देख लीजिएगा। ये डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर की आ रही है 10% मल्टीप्लाई करके 211,187.5 आ रही है, 87.5। लेकिन मेरी सजेशन ये है पॉइंट्स में ना जाएं, एग्जाम में राउंड ऑफ कर लेना चाहिए, टाइम बचता है। लेकिन मुझे ये बता सकते हैं सब लोग 7.5 अगर है तो मैं उसे राउंड ऑफ कैसे करूं? अगर पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा हो फिर तो हायर साइड पे राउंड ऑफ होता है, 0.5 से कम हो तो लोअर साइड पे राउंड ऑफ हो जाता है, और अगर 0.5 है तो मेरा ख्याल है तब भी आप हायर की तरफ ही राउंड ऑफ करते होंगे। तो ये राउंडिंग ऑफ का जरा मुझे बता दें, ऐसी कंफ्यूजन ना क्रिएट करना जरा। नहीं, ये 8 कर दूं प्लीज? 8 पे राउंड ऑफ ठीक है सबका? कोई इतराज तो नहीं है? प्लीज प्लीज, एतराज तो नहीं है? चले आगे चलें फिर, ठीक है, ओके। इसका मतलब जो आपको पता है वही मैं कह रहा हूं। ये करते जाए अब आप, मैं भी फिगर्स लिख रहा हूं, मेरी फिर मैच कर लीजिएगा। 190687 अपनी अपनी वर्किंग करते रहे। परचेज डेट से डिस्पोजल डेट तक जाना है, तो 13 हो गया, 14 हो गया, 15, 1906 हो जाएगा। सही राउंड ऑफ करते रहे बस। और डिस्पोजल वाला साल जो हमारा वाला है 2016, उसमें 1 अगस्त लिखा हुआ है, इसका मतलब अगस्त का स्टार्ट है, तो प्लीज़ काइंडली सही कैलकुलेट कीजिएगा। 10% रेट है, कितने महीने बन जाएंगे? अगस्त काउंट नहीं होगा क्योंकि अगस्त का स्टार्ट है, जुलाई तक ही है। नहीं तो किससे पूछो? ठीक जी, 7 मंथ्स काउंट कर देंगे सारे? 7 मंथ्स काउंट हो जाएंगे प्लीज? जुलाई तक गिनेंगे, 1 अगस्त है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारा मसला इन्हीं फिगर्स का आता है, मंथ्स का, कैलकुलेशंस का। तो प्लीज़ मेरे साथ यूज टू हो। आंसर अप्रॉक्सीमेटली 10011 समथिंग बन जाएगा। फाइनल WDV आ जाएगी आपके पास ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, WDV एज ऑन, अब ये 1 अगस्त भी कह सकते हैं आप, और यकीनन 31 जुलाई भी कह सकते हैं। वही क्लोजिंग ओपनिंग बनना है नेक्स्ट डे पे। तो ये फाइनल फिगर 161,607 हमारी बन जाएगी। एनी कन्फ्यूजन इन दिस कैलकुलेशन? अगर किसी की है तो बता दें, बाकी ठीक है, ओके। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग वर्किंग कर रहे हैं। अगर किसी की कन्फ्यूजन है तो बस वो बता दें, बाकी ठीक है, ओके जी। होगी वर्किंग? कोई वर्किंग तो नहीं लिख रहा? अब बेटा हेडिंग अगर देखी जाए तो हमने तो कैलकुलेट करना था एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल को, और हमने निकाल लिया WDV, तो कोई मसला नहीं है।
आपको पता है WDV का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगर कॉस्ट WDV आ गई है, कॉस्ट पता है और फाइनल WDV आ गई है, तो क्या इसमें से इन दोनों का डिफरेंस लेके हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉस्ट और फाइनल WDV में से आप डिफरेंस लेके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सॉल्व कर सकते हैं। एक डेफिनेटली तरीका ये भी हो सकता है कि ये जो डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट हुई हैं इनको भी सम किया जा सकता है, चारों डेप्रिसिएशंस को जितने अरसा गुजरा है, या तो इन डेप्रिसिएशंस को प्लस कर लें या कॉस्ट में से WDV का डिफरेंस ले लें। ज़्यादा बेहतर ये है कि कॉस्ट और WDV का ही डिफरेंस ले लें, क्योंकि ज़रा टाइम सेव हो जाएगा, वरना वो 4 फिगर्स प्लस करनी पड़ेंगी। लेकिन दोनों तरीके से कैलकुलेट करके देख लें, अप्रॉक्सीमेटली आंसर सेम होगा। एक आध रुपये का शायद डिफरेंस वैसे शायद ना ही आए, लेकिन अगर आ भी गया तो वो राउंडिंग ऑफ की वजह से होगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सॉल्व करके चेक कर लें फिगर आपकी क्या बन रही है। मुझे कहा जा रहा है कि 63,393 आंसर बन जाएगा। जी लॉजिकली बात समझ आ रही है प्लीज? प्लस करके देख लिया सबने? प्लस अगर करना था तो वो भी चेक कर लिया, किया करें, आप अपने आप को कंफर्टेबल करें। या डेप्रिसिएशंस का सम कर लें जो चार्ज हुई हैं पिछले सालों में, और या कॉस्ट में से फाइनल WDV का डिफरेंस ले लें। एनी कंफ्यूजन? जी कोई वर्किंग नोट तो नहीं कर रहा? कोई वर्किंग नोट तो नहीं कर रहा? अगर कर रहा तो बता दें। चलें फिर फिगर है 63,393, ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल है, इसकी एंट्रीज एन में लाएं। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल क्या एंट्री होती है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट 63392 सॉरी, accumulated appreciation debit and disposal account 63393। ठीक हो गया? प्लीज कुछ एंट्रीज याद होना शुरू हो गई हैं? देन बेटा आई होप के यहाँ तक जो बात हो सकी आपको समझ आ गई है। क्वेश्चन में डेफिनेटली भी और भी पॉइंट रहते हैं, एक और डिस्पोजल भी है, फिर डेप्रिसिएशन भी है, लेकिन आज ज़रा जुमा भी है तो जुम्मे के लिए भी अपने लोगों ने तैयारी करनी होगी। तो अब जो रिमेनिंग टाइम है उसमें वैसे भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो यहाँ तक अगर समझ आ गया है तो इंशाल्लाह बाकी कल यहीं से दोबारा शुरू कर लेंगे। आज अभी कोई नया क्वेश्चन मैं होमवर्क नहीं दे पाऊँगा, इंशाल्लाह कल से कोई ना कोई क्वेश्चन भी एक आध होमवर्क भी दूंगा। आप इस तरह करें, आज एक छोटी सी लेकिन फेवर ज़रूर करें आप। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है, देखें अभी आप लर्निंग फेज़ में हैं, ये अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है यकीनन सॉल्व हो गया हुआ है, लेकिन अगर इस रिवाइज तो डेफिनेटली आप करेंगे, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप दोबारा एक दफ़ा सॉल्व करें, मैक्सिमम हाफ आवर लगेगा, लेकिन अगर ज़ीरो से एक दफ़ा इसे सॉल्व किया जाए तो इवन देन आप महसूस करेंगे कि शायद सारी बातें खुद से अभी भी क्लियर नहीं हो रही। तो लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे, जो गलतियाँ होंगी वो जब आइडेंटिफाई करेंगे तो बड़ा ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन किया हुआ है, मिनिमम इसको रिवाइज तो आपने करना ही है, लेकिन अगर इसको एक दफ़ा अपने हाथ से सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे और फिर अपनी मिस्टेक्स को भी आइडेंटिफाई करके ठीक करेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जितना रह गया ये इंशाल्लाह कल हम दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह होपफुली रोज़ आपसे नॉर्मल क्लास के टाइम पे मुलाकात रहा करेगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो जहाँ भी हैं प्लीज़ पढ़ें, पढ़ाई को किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अल्लाह हाफ़िज़। कोई